हम अब इस मीटिंग की औपचारिक शुरुआत करते हैं। मैं सभी सदस्यों का, कुछ सदस्य अभी अभी हमारे से जुड़े हैं, तो इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडेशन, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों घटकों की तरफ से सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और बिना ज्यादा समय लिए हुए मैं एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हमारे आदरणीय डायरेक्टर महोदय श्री दीपचंद साहू साहब से निवेदन करूंगा कि सर आप कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें और वर्तमान में एमएसएमई के ऊपर जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उन चुनौतियों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। Thank you very much. First of all, इस में हमें आप members, कृपया please मार्गदर्शन mute the, करें। unmute the, then voice may not be disturbed. Everybody listen my voice. My voice is clear? Yes, sir. Okay, I continue now. Now I had organized a wonder program on the Zoom for the promotion and development of MSME in association with Indore, Bhopal, Ujjain, different organization and stakeholders. First of all, I want to share the main package. This is the main essential point for you. Every units are suffer. सभी यूनिट पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन के तहत बंद पड़ी हुई थी। Really, it is very difficult to ask for the MSME how to manage electricity bill, रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन कंप्लीट डाउन था, जिसके लिए मोदी जी ने 3 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। दिस पैकेज इज ओनली बेनिफिटेड फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट। नए एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप को किसी तरह का गुंजाइश नहीं है। जो पुरानी यूनिट है उन्हीं को इसमें एडवांटेज मिलना है और दे कैन अवेल द फैसिलिटी। इमरजेंसी लोन स्कीम के तहत 20% न्यू लैंड ऑफ आउटस्टैंडिंग सीसी एंड टर्म लोन एज ऑन 29/2/2020, 29 फरवरी 2020 को आपका सीसी लिमिट एंड टर्म लोन जो भी है उसका 20% एनहेंस करके आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक के थ्रू मिल सकता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25% प्रपोज्ड है और आई थिंक इट इज ए फाइनल। 1 ईयर मोराटोरियम पीरियड हो दिया हुआ है। व्हाट इज द मोराटोरियम? मोराटोरियम मतलब आपको इस पीरियड में किसी तरह का इंस्टॉलमेंट पेमेंट बैंक को देने की या ईएमआई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज क्लियर? मोराटोरियम मतलब आपको 1 साल तक किसी तरह का इंस्टॉलमेंट नहीं लगेगा। रीपेमेंट विद इन 3 ईयर पोस्ट मोनेटोरियम मतलब उसके बाद 3 साल में आपको पूरा पेमेंट वापस करना पड़ेगा। जो भी आपको एनहेंस करके आप क्रेडिट में लोन लेते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म लोन एंड सीसी लिमिट। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? किन यूनिट को पात्रता होगी, किन एमएसएमई यूनिट को इसका एडवांटेज मिलेगा? टोटल आउटस्टैंडिंग लोन must be below 25 crore and turnover for 2019-20 should be below 100 crore. No additional charge or no additional security guarantee will be required. No requirement of rating, जैसा कि पहले चलता था कि आपका रेटिंग किस लेवल पे है, इसमें कोई जरूरत नहीं है।
नो अपफ्रंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट बैलेंस शीट, किसी तरह की ऑडिट बैलेंस शीट की भी जरूरत नहीं है, बट डिक्लेरेशन ऑफ टर्नओवर एंड जीएसटी रिटर्न आर नेसेसरी एंड मैंडेटरी। ये बहुत जरूरी है कि आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए और आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। टोटल लोन इंक्लूड फंड बेस्ड लिमिट ओनली and not under linked bank guarantee, LC not counted. On record date, account must not be सब स्टैंडर्ड ऑफ एनपीए, मतलब कोई यूनिट एनपीए में नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी सुना था, कुछ हमारे यहाँ कंप्लेंट भी आ रही है, बट नेचुरल एनपीए यूनिट को तो बैंक पैसा देगी भी नहीं, इट इज अंडरस्टूड। लेकिन SMA 1 यदि 30 डेज डिले होता है तो कुछ बैंक उनको भी मना कर रहे हैं। SMA 2 60 डेज डिले जिनों का पेमेंट था उनको भी बैंक मना कर रहा है, और SMA 3 को भी मना कर रहे हैं। 90 डेज डिले मान सकते हैं, 90 डेज टू मच डिले, लेकिन इसके लिए भी बहुत क्लियरिटी नहीं है। बैंक के पास ही गाइडलाइन होगी, वो अपने एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आपको फाइनेंस दे रहे हैं। मोस्ट वाली 99% बैंक SMA 1 को दे रहे हैं, जिनका 30 डेज डिले हुआ है उनको कंसीडर करके लोन फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं वो, ऐसा हमको रिपोर्ट मिली है। और कुछ बैंकर्स नहीं भी दे रहे हैं, ये भी खबर आती है, यहाँ फोन आते हैं, मैसेज आते हैं। लास्ट डेट ऑफ दिस लोन शुड बी अवेल बिफोर 31 अक्टूबर 2020। इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो पहले आएगा उसको फैसिलिटीज मिलेगी, और 31 अक्टूबर 2020 तक ही ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। मुद्रा लोन एंड बारोअर कैन आल्सो अप्लाई, जिन्होंने मुद्रा लोन लिया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिडबी को कोविड-19 के अगेंस्ट 1500 करोड़ का स्पेशल फंड फॉर द कोविड एंड एंसिलरी आइटम, मेडिकल इक्विपमेंट, व्हाटएवर इट मे बी, सैनिटाइजर है, मास्क है, N95, वेंटिलेटर है, इस तरह के यदि आप कोई प्रोडक्ट इनोवेट करके डेवलप करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इजीएस्ट वे टू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम सिडबी। आप वेबसाइट में जाकर सर्च कर सकते हैं, उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जितनी यूनिट आएंगी उनको अवेल करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद पैसा जैसे ही एग्जॉस्ट होगा, खत्म होगा, स्कीम बंद हो जाएगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने, आप लोगों को मालूम होगा, MSME की डेफिनेशन को भी बदल दिया है। पहले हमारी MSME की डेफिनेशन केवल प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी। नाउ इट इज लिंक विद द टर्नओवर, एंड प्लांट एंड मशीनरी को एनहेंस भी कर दिया है, बढ़ा भी दिया है। माइक्रो यूनिट्स के लिए, जैसा आप जानते हैं, पहले 25 लाख था, अब न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और न्यू टर्नओवर 5 करोड़ कर दिया है। अप टू 1 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी आपका इन्वेस्टमेंट है, और अप टू 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो यू आर कमिंग अंडर माइक्रो यूनिट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द MSME यूनिट विल अवेल दिस फैसिलिटी, और वो इस लिमिट में आ जाएंगे। जहां तक मैं समझता हूँ, बहुत कम ऐसी यूनिट होंगी जिनका 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट होगा, टर्नओवर हो सकता है। इसी के तहत स्मॉल यूनिट की डेफिनेशन में 10 करोड़ का 10 CR का कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसके लिए 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। यदि 50 से ऊपर होगा तो आपकी मध्यम कैटेगरी में आ जाएगा, मीडियम स्केल में आ जाएगा। ₹50 करोड़ का फंड एंड इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का टर्नओवर है। ये ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूवल भी हो चुका है, इंप्लीमेंट भी हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, now categorization of micro, small and medium enterprises is decided by the government during this period. जैसा कि मैंने आपको बताया,
एमएसएमई लोन 3 लाख करोड़ का दिया जा रहा है, 4 साल के लिए है, 100% गारंटी फ्री है। उन उद्योगों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। ऑलमोस्ट 10 महीने 12 महीने तक आपको लोन चुकाने की छूट भी मिलेगी। 31 दिसंबर 2020 तक ही इस लोन में अप्लाई किया जा सकता है। किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और एमएसएमई का टारगेट है, मंत्रालय का टारगेट है, इसमें 45 लाख एमएसएमई को फायदा मिलना चाहिए। दिस इज अवर विजन एंड टारगेट। 20,000 करोड़ रुपए स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिया गया है। जो वाकई में जेन्युइन यूनिट है, जो स्ट्रेस्ड है, परेशान हुए हैं, उनको 20,000 करोड़ का फंड इसी से डाइवर्ट होगा। अच्छी एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड बनेगा। सभी उद्योगों को शामिल किया जाएगा। निर्वेश का मैं बता चुका हूँ, 1 करोड़ और इतना हो चुका है ऑलरेडी। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ का स्पेशल फंड एनबीएफसी को भी दिया गया है। कुछ एमएसएमई यूनिट एनबीएफसी से भी फाइनेंस लेते हैं। दे कैन अवेल द फैसिलिटीज फ्रॉम द एनबीएफसी आल्सो। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां की लिक्विडिटी की समस्या को दूर करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम भी शुरू होगी। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30,000 करोड़ में साझा किया गया है, जिसकी पूरी गारंटी भारत सरकार देती है। टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होना, चाहे वह कमीशन और ब्रोकरेज हो या अन्य कोई पेमेंट किस तरह का। दरों में कमी 13 मई से लागू हो चुकी है और मार्च 2021 तक रहेगी। टीडीएस कटौती से 55,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। जिनके भी रिफंड लंबित है, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। ऐसी बहुत सी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका पेमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो, टाइमली पेमेंट नहीं हुआ विद इन 45 डेज। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वैसे तो आप जानते होंगे हमारा डिले पेमेंट एक्ट है। एमएससीएफसी भोपाल में फैसिलिटेशन सेंटर है, समाधान पोर्टल है। आप उस पोर्टल पे अपने उद्योग आधार मेमोरेंडम की कॉपी, सप्लाई ऑर्डर की कॉपी और इनवाइस सप्लाई करने का ऑर्डर की कॉपी और कितने अमाउंट आपने कितने दिन से पेमेंट नहीं मिला है उसको अपलोड करिए। अभी भोपाल में रिसेंटली मैडम रस्तोगी आई हुई है, जिन्होंने हर मंगलवार को सुनवाई, दूसरे और चौथे मंगलवार को हियरिंग होती है वहाँ, और एमएसएमई का जो डिले पेमेंट हो रहा है उनको कंसीडर किया जाता है और मोस्ट ऑफ द यूनिट का पेमेंट टाइमली मिल जाए या जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है कि एमएसएमई यूनिट का पेमेंट कहीं बकाया न रह जाए। अभी पिछले मंगलवार को आई वांट टू शेयर इट, 10 यूनिट का कंसीडर किया गया था, जो टॉप मतलब ऑलरेडी लिस्टिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट था, जो पहले से रजिस्टर्ड है, उनके कोर्स को ओपन किया जाता है। उस पर दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, आपको भी बुलाया जाएगा, सामने वाली पार्टी को भी बुलाया जाएगा और एक नेगोशिएशन किया जाएगा। नहीं होता तो फर्दर आगे प्रोसेस होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो एमएसएमई का पेमेंट नहीं देते हैं, वो नेगोशिएशन पे ही कंसीडर करके और सेटलमेंट हो जाता है। So dear friend, if you are suffering from this difficulty, you are welcome to समाधान पोर्टल। आप माई एमएसएमई वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा एंड यू कैन लॉग इन। रिफंड की गति को तेज किया जाएगा। टैक्स ऑडिट अब अक्टूबर से आगे बढ़ेगा। अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने किया था, जिसका उद्देश्य यही है कि जो हम एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक कोविड-19 को हमको एज ए अपॉर्चुनिटी इनकैश करना चाहिए
और कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी कमियां थी उसको एज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, गुड आइडिया के साथ इसको हम प्रमोट करें और डेवलप करें। इसके साथ ही 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक गारंटी, आंशिक क्रेडिट गारंटी एनबीएफसी को दी जाएगी, जिसमें नीचे के रेटिंग वाले पेपर्स को भी कर्ज मिलेगा। अनरेटेड पेपर्स के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। पावर जनरेटिंग कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ का जो 3 लाख फंड एलोकेट किया गया है। मुश्किल में घिरी जो राज्य की पावर जनरेटिंग कंपनियां हैं, उनके लिए भी ये डिफिकल्ट टास्क था कि जब तक इंडस्ट्री से बिजली का बिल उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देंगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द जनरेटिंग कंपनी, पावर जनरेटिंग कंपनी। तो मुश्किल में घिरी राज्य सरकारों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसका यानी पावर जनरेटिंग कंपनियां को इससे फायदा मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन वितरण करने वाली कंपनियों के लिए यह प्रावधान किया गया है। 90,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियां पीएफसी, आईआरईसी के माध्यम से दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने की राहत बिना किसी शर्त के दी जाएगी। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को राहत सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का एक्सटेंशन देगी। इन 6 महीनों के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी शर्त के राहत दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर जो भी आंशिक सिक्योरिटी देते हैं, डिपॉजिट देते हैं, उसे वापस किया जाएगा, टाइमली वापस किया जाएगा। मान लीजिए 70% किसी ने काम किया है तो उसकी बाकी की 30% गारंटी उसे वापस की जा सकती है। जितना काम होगा उस आधार पर यह गारंटी रिलीज की जा सकती है, जस्ट प्रोरेटा बेसिस पे। पीएफ, ईपीएफ कंपनियां पीएफ में हिस्सेदारी 12% की जगह 10% तक कर सकेंगी। सभी फर्म और कंपनियां, जहां ऐसी जो भी फर्म है, कंपनियां हैं, थोड़ा बड़ी कंपनियां हैं, 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 है, 15,000 से कम है, तो उनके पास पीएफ का पैसा सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 20% हिस्सा सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी। ये भी प्रावधान दिया हुआ है। अब कंपनियां सरकार कर्मचारियों के पीएफ में अपना हिस्सा 12% की जगह 10% तक कर सकेंगी। सरकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। अब अगस्त तक ईपीएफ में सरकार मदद करेगी। सरकार 70.22 कर्मचारियों की मदद के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। टीडीएस में रेट में 25% की कमी 55,000 करोड़ का फायदा होगा। इसके साथ ही बहुत ज्यादा नहीं, बाकी इसके साथ ही भारत सरकार की हमारी अलग भी स्कीमें हैं, जैसे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। हालांकि ये अभी अवेंस में है, जल्दी चालू हो जाएगी। इसके तहत किसी यूनिट को 15% की सब्सिडी दी जाती थी। तो आप किसी भी तरह की मशीन परचेज करने के लिए 1 करोड़ का बजट रहता है, टारगेट रहता है, उससे नॉट मोर देन 1 करोड़, और उसमें आप किसी भी तरह की मशीन परचेज करके 15% का सब्सिडी का अवेल कर सकते हैं। SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए CLCSS स्कीम में 25% की छूट है, सब्सिडी है। CGT SME स्कीम है भारत सरकार की। सिडबी की स्माइल स्कीम है। देयर आर लॉट ऑफ स्कीम जहां पर सब्सिडी भी है। आप अवेल करना चाहें तो उन स्कीमों को भी अवेल कर सकते हैं। दिस इज द सेपरेट ऑफ
3 लाख करोड़ पैकेज। उसके अलावा जो स्कीमें हमारी हैं, इसके साथ ही भारत सरकार की और भी स्कीमें हैं। हमारी बिजनेस इनक्यूबेशन है, लीन स्कीम है, डिजाइन क्लिनिक है, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है, व्हाट एवर इट मे बी। जिधर आपको लगता है कि एमएसएमई का हम कहाँ से फायदा ले सकते हैं, कैसे इनकैश कर सकते हैं आपके डिपार्टमेंट अपने बेनिफिट्स के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेशन प्रॉब्लम हो, चाहे क्वालिटी से अपग्रेडेशन हो, चाहे रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हो, एनएसआईसी हमारी सिस्टम कंसर्न है, वहाँ पे भी नंबर ऑफ स्कीम चलती है। रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम है, उसके तहत बल्क क्वांटिटी में एनएसआईसी हमारी ब्रांच ऑफिस इंदौर में भी ऑफिस है इसका, आपको रॉ मटेरियल खरीद कर डिसेमिनेट किया जा सकता है, एलोकेट किया बांटा जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई। डियर फ्रेंड्स, अधिक मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, ऑलमोस्ट 45-40 मिनट हो चुका है। अधिक किसी तरह की किसी की क्वेरी है, जानकारी चाहते हैं आपको, यदि लगता है कि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो यू आर वेलकम टू एमएसएमई वेबसाइट। हमारी ऑफिस में आप ईमेल एड्रेस दिया है dcdi-indore@dcmsme.gov.in। आप इस पर 2 लाइन लिख के भेज दीजिए, आपको बाई मेल के थ्रू हम उसका रिप्लाई भेज देंगे। आपको ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है, आप हमारे किसी भी ऑफिसर से टेलीफोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्कीम्स हैं, ऑल ऑफिसर आर अवेयर, और आपको जो मदद हो सकेगी, जैसे भी होगा, प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्रोथ फाउंडेशन इन एसोसिएशन बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एजीएम साहब आए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने टाइम स्पेयर किया और यहाँ आए, जिससे हमारी एमएसएमई यूनिट्स को फायदा भी मिलेगा। आई वांट टू शेयर वन थिंग मोर। भारत सरकार ने एक champion.gov.in पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें एमएसएमई को स्पेशली ग्रीवेंसेस एज वेल एज कंप्लेंट, यदि आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट एसोसिएशन से, गवर्नमेंट बॉडी से, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, तो यू कैन लॉग इन द champion.gov.in। वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस के लिए फाइट कर सकते हैं कि हमारे साथ ये अनजस्टिस हो रहा है। ये मोदी जी ने ही, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने इनाग्रेट किया था अभी 1 महीने पहले। बहुत स्मूथली ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। सभी जगह स्टेट सेंटर बनाए हुए हैं। एमपी में भी 2 सेंटर हैं, भोपाल इंदौर एंड रायपुर, रीवा, ग्वालियर, भोपाल। इसके साथ ऑलमोस्ट सभी कैपिटल में, सभी स्टेट में है। तो जिस स्टेट से आपका कनेक्शन है, कि ये किस स्टेट से कंप्लेंट या ग्रीवेंसेस आपका राय करता है, बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कंप्लेंट champion.gov.in में, और उसका प्रॉपर आपको फीडबैक और रिपोर्ट और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कॉलिंग मी एंड शेयरिंग द some information whatever I have received for the benefit of MSME. Thank you sir. बहुत बहुत आभार साहू साहब आपका, और बहुत कम समय में आपने अत्यंत सारगर्भित जानकारी हमारे प्रतिभागियों को दी है, और आपके मार्गदर्शन से कुछ बिंदु जो क्लियर हुए हैं, कुछ सर उससे संबंधित हमारे ग्रुप में ऑलरेडी क्वेरीज हमारे पास आई थी, तो आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत 2-3 बिंदु मैं यहाँ उठाना चाहूंगा। सबसे पहला तो सर कि जो एमएसएमईज हैं और जो कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस सरकार ने किया है, तो उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में उसका जो केंद्र बिंदु है वो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं। देखिए, प्री कोविड में जिनका व्यापार चल रहा था और कोविड काल के अंतर्गत कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ और उनका जो कारोबार प्रभावित हुआ, तो भारत सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जो ट्रेन पटरी पे चल रही थी और किसी कारण से पटरी पे उतर गई,
तो उसे पटरी पे वापस लाया जाए। तो कई सदस्य हैं जिन्होंने क्वायरीज रेज करी हैं कि हम कुछ नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, हम कुछ नया काम करना चाहते हैं, हमने कुछ नया काम शुरू किया है, तो उसके लिए हमें इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मिली है, क्या हमें वो प्राप्त हो सकती है और कैसे प्राप्त हो सकती है? तो एक जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये जो 3 लाख करोड़ का एग्जिस्टिंग पैकेज है, भारत सरकार ने जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई है जिनका व्यवसाय चल रहा है, जिन्होंने बैंक से विभिन्न तरीके की फैसिलिटीज ली हैं और लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार प्रभावित हुआ, तो सरकार ने एक ये फॉर्मूला निकाला कि जिसके पास में 100 रुपए का लोन था, उसको हम लिक्विडिटी और क्राइसिस के समय में 20 रुपए का एक्स्ट्रा लोन देंगे। तो यह स्कीम जो है सर्वप्रथम एग्जिस्टिंग एमएसएमई जिनकी बैंक से कोई लिमिट्स चल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा साहू साहब ने हमें अभी मार्गदर्शन प्रदान किया कि 3 लाख करोड़ का यह फंड गवर्नमेंट ने जारी किया है, जो बैंकों के माध्यम से एमएसएमईज को मिलेगा और जिसके लिए एमएसएमईज को कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी, कोलैटरल गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इससे संबंधित भी कहीं हमारे पास सवाल आए हैं और अभी निरंतर आते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना होगा कि मोटे-मोटे अनुमान के हिसाब से अभी वर्तमान में जो पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एमएसएमई की क्रेडिट है, पुरानी परिभाषा के आधार पे करीब 18.5 से 19 लाख करोड़ रुपए है। क्योंकि ये 1 साल पुराना डेटा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं इसमें 30-40 हजार, 50 हजार करोड़ की वृद्धि हुई होगी। तो अगर एक सामान्य तौर पे हम समझना चाहें, तो पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एमएसएमई की जो क्रेडिट है, वो उसका दायरा करीब-करीब 18 से 20 लाख करोड़ रुपए का होता है। अब हम ऐसा मानते हैं कि यदि अगर ये 20 लाख करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं एमएसएमई को जो सरकारी डेटा के हिसाब से, और सरकार ने पैकेज दिया है 3 लाख करोड़ का। अब 20 लाख करोड़ का 20% होता है 4 लाख करोड़ और पैकेज मिला है 3 लाख करोड़। ये मोटे-मोटे आंकड़े हैं, क्योंकि कुछ पुराने आंकड़े हैं, कुछ को हमने कोरिलेट किया है एक नॉर्मल ग्रोथ दर से। तो जहां करीब 4 साढ़े 4 लाख हजार करोड़ की 4 साढ़े 4 लाख करोड़ 20% का अनुमानित राशि बनती है और उपलब्धता है 3 लाख करोड़ की, तो कहीं न कहीं हम ये समझ सकते हैं कि कुछ गैप उसमें रहेगा कि जो एमएसएमईज हैं वो अगर 4 साढ़े 4 लाख 5 करोड़ का उनकी एक्सपेक्टेशन है और उसके अगेंस्ट में 3 लाख करोड़ की अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए जैसा आदरणीय श्री साहू साहब ने हमें मार्गदर्शित किया कि ये स्कीम 31 अक्टूबर तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। इसका मतलब जो पहले अप्लाई करेगा, पहले सारी अर्हता जो योग्यता है उनको पूरा करेगा, उस बेसिस पे उसको ये पैसा पहले प्रदान किया जाएगा और जैसे ही 3 लाख करोड़ की लिमिट खत्म हो जाती है और ये स्कीम खत्म हो जाएगी। तो दूसरा मैसेज जो हम सर के उद्बोधन से ले सकते हैं, वो बेसिकली यह कि एमएसएमईज किसी भी तरह से इंतजार ना करें। अगर उन्हें लगता है कि उनका व्यापार की लिक्विडिटी प्रभावित हुई है और उन्हें ये 20% पैसा मिलने से आसानी मिलेगी, तो तुरंत अपने बैंकर से संपर्क करें। संपर्क करने का माध्यम भी जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी करी है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि यह 20% पाने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल ईमेल एप्लीकेशन या एक सिंपल पत्र बैंक को देना है, जो भी संभव हो। फिजिकली ब्रांच में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं है। आपको सिर्फ बैंकर को ये निवेदन करना है कि जी मेरा व्यापार लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ और इसे पुनः चालू करने में मुझे 20% जितनी लिक्विडिटी की जरूरत है। यदि संभव हो और आप दे सकें तो उन्हें एक लिस्ट जरूर दें। ना भी दे सके ऐसा कोई आवश्यक प्रावधान नहीं, आप सिर्फ एक आवेदन करें कि मुझे 20% कैपिटल की आवश्यकता है, आप कृपया ये भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत मुझे प्रदान करें। और ये गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि यह पैसा प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन इलेक्ट्रॉनिकली करना भी संभव है, मतलब आप ईमेल भी भेज सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के, आप जिस क्षेत्र में हैं, अगर वहां लॉकडाउन खुलता है
उसके 4 दिनों के अंतर आपको बैंक में हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन जमा करनी है और एक नॉर्मल जो लोन डॉक्यूमेंट बैंक साइन करवाता है आपको वो साइन करना है। लेकिन इसका इंतजार ना करते हुए आपको बैंक द्वारा इमीडिएटली आपके आवेदन को प्रोसेस करके, और यदि वो 29 फरवरी के बैलेंस के हिसाब से आपकी योग्यता है तो आपको वो तुरंत प्रदान किया जाएगा। तीसरी चीज जो सर ने कही, ये भी सर हमें काफी जगह से सवाल प्राप्त हुआ है, हमारी एसोसिएशन हैं जबलपुर से, ग्वालियर से, इंदौर से भी, कि हम एमएसएमई हैं, हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट में ही हमारा पैसा अटका हुआ है, तो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए हम क्या प्रयास करें। तो साहू साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन समाधान जो पोर्टल है एसएमई समाधान, आप उसमें जाएं और वहां पर जाकर अपनी जो भी देय राशि है वो किन कारणों से पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है, इसका एक छोटा सा ब्यौरा जैसा आप दे सकें बिल्कुल संक्षिप्त में दें, और सरकार द्वारा आपके ड्यूज को रिलीज अति शीघ्र किया जाएगा, ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना महत्वपूर्ण है कि जो भी एमएसएमईज अगर किसी भी तरह इनमें समस्या फेस कर रही है, तो पूर्व की मीटिंग्स में भी साहू साहब आपकी पूरी टीम ने हमें सहयोग किया है और मैं स्वयं इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि कुछ ऐसे एमएसएमई जिनका सरकार से पैसा लेना था वो स्वयं इसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एमएसएमई डीआई सेंटर का सहयोग लिया और डीआई ने तुरंत उनकी सहायता करते हुए, ये ना सोचते हुए कि वो उनके कार्य क्षेत्र में है नहीं है हम नहीं करेंगे, लॉकडाउन के पूरे समय साहू साहब की पूरी टीम, श्री गौरव गोयल जी, अनुज्ञा हंडू जी, पूरी टीम लगी हुई है। तो आपको कोई समस्या आती है, आदरणीय साहू साहब उनकी पूरी टीम के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ उपलब्ध है, आप कभी भी उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और देखिए मैं सदैव ये एमएसएमई डीआई जो है वो एक सदैव सम्मान का हकदार इसीलिए है मेरी नजर में, क्योंकि छोटी से लेकर बड़ी समस्या है, आप जब भी इनके पास जाएंगे एक तनिक भी सोच ना करते हुए ये पूरी टीम आपकी सेवा में तत्पर है। और भारत सरकार का, भारतीय सरकार के एमएसएमई मंत्रालय का ये एक डिपार्टमेंट है, तो इनसे जो मदद मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक मदद मिलेगी और ये आपको बिल्कुल सही जगह गाइड करके आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है साहू साहब आपका उद्बोधन बहुत बहुत उपयोगी रहा सर। और निश्चित ही कुछ एमएसएमई सदस्य हैं, मैं चैट बॉक्स में भी देख पा रहा हूँ, वो कहीं अपने सवाल जवाब डालते जा रहे हैं, कुछ लोगों के ड्यूज गवर्नमेंट में है, कुछ लोगों के ड्यूज पीएसयू में है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके इस मुद्दे में अधिक से अधिक मदद हासिल कर सकते हैं। जितने भी सवाल जवाब आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि एक बात हम अवश्य ध्यान रखें, सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया पूरे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसमें से 3 लाख करोड़ जो एमएसएमईज को लिक्विडिटी प्रदान करी, वो लिक्विडिटी एग्जिस्टिंग एमएसएमईज के लिए है जिनकी बैंक से लिमिट चल रही है। 29 फरवरी को जो उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसके अधिकतम 20% तक वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखें। ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसा आदरणीय दीपचंद जी साहू साहब ने हमें कहा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप इस क्राइसिस सिनेरियो को इनोवेशन के साथ देखिए, पैशन के साथ देखिए, तो यहाँ पर भी हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और मुझे ये कहते हुए गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत में 2 लाख पीपीई किट प्रतिदिन निर्माण किए जा रहे हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट पीपीई किट प्रोड्यूसर इट हैज बिकम। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने समस्या में भी अवसर खोज लिए। तो जो लोग नए प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, नए यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, मैं ये उनको कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की पहले ही कई स्कीम्स है, मुद्रा स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, सीजीटीएमएसी स्कीम है, अन्य राज्य सरकारों की स्कीम है, वो स्कीम अभी भी खुली हुई है, वो स्कीम्स बंद नहीं हुई है। तो आप कुछ नया उद्योग लगाना चाहते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो रुके नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि इस 3 लाख करोड़ में से आपको कोई पैसा प्राप्त करने की योग्यता नहीं रहेगी, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, आप अपनी स्पिरिट से काम करें। उसके लिए भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्लस सीजीटीएमएसी स्कीम अप टू 2 करोड़, स्टैंड अप इंडिया अप टू 1 करोड़, मुद्रा लोन अप टू 10 लाख। ये स्कीम अभी भी प्रचलन में है, ये हटाई नहीं गई है, तो आप इनका लाभ लीजिए। इसी श्रेणी में मैं आगे बढ़ते हुए
भाई गौरव जी से निवेदन करूंगा, शैलेश कुमार पारक साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो कृपया उन्हें अनम्यूट कर दें। शैलेश सर, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सभी पार्टिसिपेंट्स जो बाद में जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा अब पावर ऑफ 3 हो चुका है, सदैव एक अग्रणी बैंक रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी स्कीम्स आप देखेंगे, हमेशा मार्केट लीडिंग स्कीम्स रहेंगी। उदाहरण के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच सेटअप करी है। पूरे मध्य प्रदेश में इस ब्रांच का विस्तार होने जा रहा है। इंदौर में ये ब्रांच प्रारंभ हुई है। तो जो स्टार्टअप इंडिया है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो बैंकिंग सर्विसेज आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनके लिए एक बहुत अनुपम योजना प्रस्तुत करी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन्स 6.85% पे लॉन्च करे हैं। मुझे कई मित्रों ने ये सुझाव दिया कि भाई साहब, मेरी एफडी चल रही है 8% पे और होम लोन 6.85% पे कैसे मिल रहा है। तो निश्चित ही हमें बैंक ऑफ बड़ौदा को इस बात की क्रेडिट देनी चाहिए कि हमेशा वो जनता का, उपभोक्ता का फायदा सोचते हुए आए हैं। और शैलेश सर, हम आपका स्वागत करते हैं। शैलेश पारक साहब इंदौर रीजन के मुखिया हैं। आपके मार्गदर्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा की सारी ब्रांचेस इंदौर में एफिशिएंटली लॉकडाउन के समय में भी आवश्यकता अनुसार काम कर रही थी। और सर, आपको स्वागत करते हुए इस बात के लिए हम आपका अभिनंदन भी करते हैं कि आपने इतने विषम समय में इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर, ये मंच आपको हैंडओवर करूंगा। और एमएसएमई यूनिट्स जो हैं, वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है सर। इसको हम दो भागों में देख सकते हैं। एक एमएसएमई यूनिट्स ऐसी जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑपरेशनल थी लॉकडाउन के पहले, जिसने बैंकों से लिमिट ली हुई थी, अपना अच्छे से कारोबार कर रही थी, किंतु लॉकडाउन हुआ, उनका व्यापार बंद हुआ। अब व्यापार चालू करने में उन्हें कई समस्याएं आ रही। तो एक कैटेगरी सर एग्जिस्टिंग यूनिट्स की। दूसरी कैटेगरी सर, लॉकडाउन में चूंकि सब लोगों को चिंतन मनन करने का समय मिला और कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, तो लोगों के मन मस्तिष्क में विचार आए कि हम नया प्रोजेक्ट चालू करें। कुछ लोगों ने चालू भी कर दिया अपना पैसा लगा के, अब वो उसे आगे ले जाना चाहते हैं। तो सर, इन दोनों श्रेणी की यूनिट्स के लिए आप क्या मार्गदर्शन प्रदान करेंगे? मुझे लगता है सारे हमारे जो ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लालायित हैं और उनकी काफी सारी क्वायरीज भी हैं सर। तो आपका एड्रेस होने के बाद वो उनमें से कुछ क्वायरीज दीपचंद साहू साहब ने ऑलरेडी आंसर करी। उसके अलावा जो क्वायरीज हैं, हम वन बाय वन लेके कोशिश करेंगे कि सभी की शंकाओं का समाधान किया जाए। आदरणीय श्री शैलेश कुमार जी पारक साहब। थैंक यू। एम आई ऑडिबल? जी सर, बिल्कुल। Okay. First of all, I wish to thank Inclusive Foundation Growth for inviting me to this webinar titled as Way Forward for MSME. So as you told that already lot of discussion has been done about the MSME sector and about that, so I will not go very much deep on these things. So I would really like to mainly concentrate what challenges MSMEs are facing and what measures SBI and government has taken and what way forward and suggestive measures I would like to say like this. As we all know that MSME plays very important role in economy and almost we can say that approx 50% employment is also from the MSME sector in the manufacturing sector if you go for that. So it plays very important role, but just during this COVID and not only this COVID, in normal scenario also, if you analyze that MSME are facing very much challenges in various fields. So in the importance, if you want to go for the importance to the economy for the MSME sector, I would like to brief 3-4 points only. A vast network of near about 6.5 crores units are operating in India and 30% it contributes to nominal GDP growth. And share of total manufacturing at present is near about 15 crore. And 50% of the total MSME operates in the rural areas. So if we consider in all sense, MSME plays very important role. Regarding employment also, what are the surplus unemployment in the rural sector, farmers and other things,
they are contributing in the MSME sector like this. If you go for the challenges one by one, I would like to say that mainly physical infrastructure bottlenecks are main challenges, if you can say that like this, because many small, especially micro units, they are not having proper physical infrastructures and other things which are hinders for their day-to-day progress and therefore the competitiveness also. Second very important thing I would like to say that technology adoption is very much important. If you we compare the small units, micro and small units like this, their technology and technology of the large players are quite different. So these are the main hindrance for their progress and their competitiveness, because their cost of operation is very much higher side. Third one is the capacity building. If you analyze that lack of capital and lack of, I can say also that lack of finance to them also from the proper channel. That is also one challenges for them. Backward forward integration, another challenge. Lack of access to credit and risk capital, as already told, and very important, that is the delayed payments. MSMEs are mainly dependent on the payment from the large industries and corporates like this, but their payments are the very much delayed from their side. And challenges post COVID-19 also, and very important thing is the lack of awareness. If we talk many MSME borrowers also and MSME entrepreneurs, lot of schemes are there from government, lot of schemes from the bank, lot of other things from the other local state level also, but they are not able to engage them, because mainly lack of awareness, I can say like this, because sometimes some players, some entrepreneurs are very much updated themselves through newspapers and other things, but normally as MSME sectors are operating in the informal sectors, so their knowledge base and their awareness is very much less. Many of them, even though they don't know what are the schemes government and banks are providing them in this post-COVID era also. So some of the challenges have been taken care by the government as well as from the banks as well as from the Reserve Bank of India also. I would like to brief some things. This is not only post-COVID, normal measures RBI has taken. For example, MSME, whatever loans are given by the banks, they are classifying under the priority sectors. So indirectly, RBI is giving opportunity to increase banks to their finance to MSME sector, because they are classifying it as a priority sector, and it will encourage banks because they are having some targets for the priority sectors. Banks credit to register NBFC up to 20 lakhs also, other than microfinance institutions, for further lending to micro and small institution is also classifying under priority sectors. So these are the encouraging banks to finance for the MSME sectors. One important thing, one-time restructuring, RBI started at the time of last time it was eligible account was 1st January 2019. Now that scheme has been closed. New scheme has been started with effect from 1st January 2020. And scheme will continue up to 31st December 2020. Very important thing is the linking of MSME rate to repo rate. As you know that now MSME rate of interest is linked with the repo rate. So rate of interest is substantially reduced for the MSME sectors. Very important thing that I told also that challenges, that is a delayed payment from corporate and others. So RBI is also addressed this issue very much earlier actually, that is the trade receivable discounting system. At present, trades, RXIL and One Mind Solutions are licensed by the RBI. I will discuss some details about this scheme also, because these are the very important scheme. Another measures undertaken by the government of India, launch of 59 minutes loan portal, mandatory 25% procurement from MSME by CPSEs, interest benefit for GST registered MSMEs, all CPSEs to join government e-marketplace. CPSEs and corporates having more than 500 crore turnover, they are compulsory, they have to join trade receivable trades platform. I will discuss this thing later on.
about these things. Very important part is that post-COVID era, what will be the measures for the MSME sectors? As we all know that the earlier speakers are already taken these issues with the government package and these all things. I am not going details on that one. So very important things from the bank point of view and MSME sector point of view, so that the rescheduling of the payment, term loan and working capital facilities. As we all know that repayment of term loan and working interest for the working capital facility has already been extended up to 31st August 2020. So 1st March to 31st August, installment and interest will be automatically deferred for the next period. For term loan, this period will be extended. This period will be included in total the repayment period, and it will be distributed like this. For working capital facilities, clients has to pay their rate of interest rate after completion of this 31st August in the one shot, or they can be paid. They can convert them in FITL also, and they can pay up to 31st March 2021. Asset classification will be stand still as on 29th February. Whatever classification of there on 29th February, asset is standard. It will be standard up to 31st August 2020. Policy repo rate already RBI has reduced from 4.40 to 4%. And it will affect directly to the customers also, because rate of interest is linked with the repo rate now. And realization and repatriation period extended by the RBI for the export proceeds from 9 months to 15 months. Pre and post shipment credit from the bank has been extended from the 12 months to 15 months for disbursement made up to 31st July 2020. Extension of time limit for settlement of import payments has been extended from 6 months to 12 months. Very important, 3 lakh collateral free loans government has announced. 20% of the whatever outstanding on 29th February on fund-based facility for loan outstanding up to 25 crore and turnover up to 100 crore, they are eligible for this 20% amount of the Baroda Guaranteed Emergency Loan Fund. SMA 0 and SMA 1 accounts are eligible for this. SMA 2 accounts are not eligible as per this scheme. These schemes, this amount will be 100% secured by the government guarantee. Banks are following with clients also to take this facility. Another announcement by the government, 20,000 crore subordinate debt for the NP and states assets. Very important thing is the MSME definition is going to revise from 1st July 2020. Earlier it was based on the investment in plant and machinery only. Now it is based on the investment as well as with the turnover also. So नए गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारा जो चेंज हुआ है अभी MSME की जो डेफिनेशन, इसमें अप टू 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट यदि है हमारे प्लांट एंड मशीनरी में और 250 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो MSME में आपके स्मॉल एंटरप्राइजेस तक क्लासीफाई है। 3 कैटेगरी में अलग अलग है वो, माइक्रो स्मॉल इंटर और मीडियम के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को इन्होंने अलग अलग नहीं रखा है, कंबाइन कर दिया है। तो इसमें बेनिफिट आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें जो मिलेगा क्लाइंट्स को, जब उसका दायरा बढ़ जाएगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और अदर बेनिफिट्स मिलता है MSME का जो बैंकों के द्वारा, वो क्लाइंट्स को पास ऑन हो जाएगा इसमें। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डिलेड पेमेंट जो बात हो रही थी उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 45 डेज का ड्यूज को क्लियर करने की बात कही है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे में जो अभी ब्रीफिंग आपको किया था, कुछ जो हमको डे टू डे जो मैं आपको रूटीन में जो हमको प्रॉब्लम है, जैसे एज ए बैंकर मैं देखता हूँ कि जो क्लाइंट्स कहाँ पर लैग कर रहे हैं यहाँ पे और क्लाइंट्स को कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे मैंने एक बात कही थी कि चैलेंजेस जो है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में, मैं वे फॉरवर्ड में भी इस चीज को लिंक करना चाहूंगा कि आज के समय में जो भी MSME यूनिट्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में है मान लो,
तो मेरा उनको सजेशन यही रहेगा कि धीरे धीरे इसको फॉर्मल सेक्टर में लाएं और सारा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर लाते हैं मान लो, और सारा कुछ उसको ऑन द पेपर अगर करते हैं मान लो, तो बैंक भी आपको प्रॉपर हेल्प कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बैंकर जानते हैं कि इस फर्म का टर्नओवर कम से कम 25 करोड़ से कम नहीं होगा, लेकिन जब ऑन द पेपर की जब हम बात करते हैं तो वो केवल 5 करोड़ रहता है मान लो, तो बैंक उस 20 करोड़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये जानते भी, कई बार बैंकर भी समझते हैं कि इतनी बड़ी यूनिट पॉसिबल ही नहीं कि इतना कम टर्नओवर हो। तो मेरा सजेशन इसमें सबसे बड़ा रहेगा, और जो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जुड़े हुए हैं शायद, तो वो जो ज्यादातर फिनटेक कंपनी से यदि हम इनको जोड़े अपने एमएसएमई यूनिट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर इनको लाते हैं मान लो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाने से बैंक्स भी 5% एडिशनल वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करता है उनके लिए, जो ट्रांजेक्शन डिजिटल फॉर्म से हुआ है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन ऑल्सो। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, जब हम कोई भी माइक्रो या स्मॉल लेवल यूनिट जब आती है मान लो अपने यूनिट्स के असेसमेंट के लिए, तो हमारे पास प्रॉपर उनका रिकॉर्ड नहीं रहता जिससे हम उनका ड्यू डिलिजेंस कर सके मान लो। तो अभी इसमें भी गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें काफी कुछ उसमें डाटा कंबाइन हो जाएगा। जैसे अभी कृषिल है, सिविल है, उसी लाइन पे ये भी एक अपना पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री आने वाला है। तो इसके लिए भी जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में है उनको अपना डाटा जब तक वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे या डिजिटल प्लेटफॉर्म में, या उसको फॉर्मल सारा कुछ ऑन द पेपर नहीं रहेंगे, तो वो चीज हम उसमें फिर से ये असेसमेंट में प्रॉब्लम आएगा क्रेडिट वर्दीनेस को जानने के लिए। थर्ड, एक बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की जब हमने बात की, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी ना किसी से एमएसएमई यूनिट आपस में लिंक रहते हैं, तो हमेशा कॉर्पोरेट के साथ उनका टाई अप रहता है कि एक एंसिलरी यूनिट्स के रूप में या कुछ भी, क्योंकि ऐसा एमएसएमई यूनिट का नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं रहता है। अगर उस लाइन पे भी यूनिट्स क्लस्टर के रूप में, समटाइम्स क्या होता है फाइनेंस प्रॉब्लम है या यूनिट छोटा है, इसको क्लस्टर फॉर्म में करके इसको हम शायद एड्रेस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिलेड पेमेंट की जब बात होती है, तो डिलेड पेमेंट के लिए आज भी अगर हम जब मुझे ध्यान है वो निर्मला सीतारमन से जब उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि आपने डिलेड पेमेंट की बात कही कि इनको टाइमली पेमेंट किया जाए, 40 डेज में ड्यूज क्लियर करना है, तब उन्होंने अमाउंट पूछा था, तो उन्होंने अमाउंट को नहीं बताया कि कितना अमाउंट उसमें आज की डेट में ड्यूज होगा। तो सामने जो इंटरव्यू ले रहा था न्यूज चैनल वाले, उन्होंने बोला कि सर मेरे हिसाब से 5 लाख करोड़ कम से कम होना चाहिए जो एमएसएमई सेक्टर का फंसा हुआ होगा पैसा। तो वो शांत रह गई थी, उन्होंने कुछ बोला नहीं था उस पॉइंट पे। अगर इतना बड़ा अमाउंट इनका जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा कि ट्रेड्स वाला जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है। आज भी बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स को पता नहीं कि शायद ट्रेड्स में क्या प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा 2 लाइन ब्रीफिंग करना चाहूंगा। आपको इसमें रजिस्टर्ड होना वो पड़ेगा ट्रेड्स में। जैसे इसमें गवर्नमेंट ने 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर कॉर्पोरेट्स को कंपलसरी कर दिया कि ट्रेड्स में उसको रजिस्टर्ड होना है। यदि एमएसएमई यूनिट अपने आप को रजिस्टर्ड कर देता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में, इसमें आपको जैसे ही आपने रजिस्टर्ड किया, फिर आपकी जो बिलिंग आपने जो सप्लाई किया आपने कॉर्पोरेट्स को, जो सप्लाई और जो इनवाइस आपने रेज किया, उस इनवाइस को आपको उसमें अपलोड करना है। उसमें बहुत सारे बैंकें, डिजिटलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक सभी उसमें प्लेटफॉर्म में हैं, और जैसे ही आप अपलोड करते हैं सारे बैंकर्स उसमें आपस में उस इनवाइस के लिए आपको कोड भेजेंगे कि इस रेट में हम डिस्काउंट करते हैं। वो रेट, ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। ये ऑनलाइन होके आपको पेमेंट आपको मिल जाएगा डिस्काउंट होके। आपका मान लो 60 डेज के बाद कॉर्पोरेट को पेमेंट करने का टर्म्स है, तो 60 डेज के बाद कॉर्पोरेट डायरेक्टली बैंक को पेमेंट कर देगा। यू वेर नोवेयर इन द पिक्चर। तो आपको आपका जो सबसे ज्यादा कैश फ्लो प्रॉब्लम होता है आज की डेट में एमएसएमईज को, तो मेरा इसमें सबसे ज्यादा सजेशन रहेगा कि मैक्सिमम लोग इसमें अगर रजिस्टर होके और अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं मान लो, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, जैसे हमने कहा था कि पोस्ट कोविड में जो सिनारियो आ रहा है, तो पोस्ट कोविड के लिए जो बेनिफिट अभी गवर्नमेंट या आरबीआई या बैंक जो दे रहे हैं, मान लो 31 अगस्त तक का जो सबसे मेन जो रीपेमेंट पीरियड आगे बढ़ाया है, 20% जो कोविड लोन दे रहे हैं। हमारा दोनों प्रकार का एक्सपीरियंस रहा है। कई कस्टमर्स ऐसे आ रहे हैं जो शायद इसमें एलिजिबल नहीं है और वो चाह रहे हैं लोन, बहुत सारे ऐसे हैं जो एलिजिबल है लेकिन मना कर रहे हैं अभी। तो हमने सबको ये सजेस्ट किया है कि आप इस लोन को जरूर अवेल कीजिए। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि आपका कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आगे सिनारियो आप भी नहीं जान रहे अभी कितने समय बाद ये नॉर्मल सिचुएशन आएगा। तो एक कॉर्पस के रूप में भी आप उस फंड को आगे अपने बिजनेस रन के लिए यूज कर सकते हैं। मेरा इसमें सजेस्टिव मेजर्स जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं है, एक हमारा जैसे 1 करोड़ तक का जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है, 1 नवंबर 2018 के बाद जो उनको है 2% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से।
तो इसको अगर जो सिनारियो में है एक इस फोरम के रूप में अगर आगे बढ़ता है, मान लो कि एक सजेशन के रूप में कि ये 1 करोड़ की अमाउंट को आगे बढ़ा, अमाउंट को बड़ा करना चाहिए, 5 करोड़ कर दिया मान लो, तो ये बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगा एमएसएमई को। वर्किंग कैपिटल का जो बर्डन पड़ता है एक एमएसएमई के लिए, अगर हम टैक्स स्लैब की जब बात करें मान लो, तो सबका कॉमन होता है, तो एमएसएमई के लिए डिफरेंट टैक्स स्लैब यदि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, ये सजेस्टिव मेजर्स हैं जो अभी हम चाहें तो इस फोरम के रूप कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी टैक्स जो टैरिफ होता है यूटिलिटी, इसको भी अगर सब्सिडाइज रेट में एमएसएमई को दिया जाए तो इससे काफी कुछ एक बेनिफिट मेरे ख्याल से एमएसएमई सेक्टर्स को इसमें हो सकता है। और रही बात अभी जैसे नए लोन की, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और इसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की जब बात कर रहे थे, मान लो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को अभी जो चल रहा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, उसको हेल्प के लिए जैसे आप सुबह स्टार्टिंग में मुझे कहा कि 2 लोग काफी क्वेरी आ रही है नए प्रोजेक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में ये जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, प्लस हमने और भी इसमें सजेस्ट किया कई लोगों को कि अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट की फिलहाल डिमांड नहीं, तो अगर उसमें कुछ इमीडिएटली आप डाइवर्स कर सकते हैं अपने बिजनेस को, या जो इमीडिएटली जो डिमांड है, मान लो कई लोगों को हमने देखा, मान लो कि एक हमने देखा कि हमारे बैंक का ही फाइनेंस था, मतलब मुंबई में, तो उन्होंने एक मशीन मंगाया था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए था वो, और वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, इसी बीच में वो कोविड में आ गया मान लो, तो उन्होंने इमीडिएटली अपना फैसला चेंज किया, मशीन भी इंस्टॉल हो गया था, उन्होंने तुरंत अपना ये करके मास्क के बिजनेस में एंट्री किया और अपना उस बिजनेस को थोड़ा डाइवर्ट करके मॉडिफाई करके उसमें डाइवर्ट हो गए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। जो बात है मान लो, तो अभी भी बैंक फाइनेंस तो कर रहा है, लेकिन अभी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अभी मोर कॉशियस कस्टमर्स को भी होना पड़ेगा कि वेदर अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो में क्या डिमांड किस चीज की हो रही है, क्योंकि अभी लोग वही खर्च कर रहे हैं जो एसेंशियल आइटम्स में लोग खर्च करने, जैसे आप और हम भी आज की डेट में बाहर जा रहे हैं मान लो, तो अपने एसेंशियल चीजों के लिए खर्च कर रहे हैं मान लो, तो आपको जो आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मान लो, क्या वो एसेंशियल आइटम से लिंक्ड है या अलग से कोई लग्जरियस आइटम से लिंक्ड है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। और मैक्सिमम टाई अप हम मैक्सिमम करें, क्लस्टर में यदि हम आते हैं मान लो, तो ज्यादा बेटर हो जाता है कई बार चीजें उसमें। तो ये एक एमएसएमई के लिए जो एक नॉर्मल हम जो बैंकिंग से जो मैं नॉर्मली बैंक वही चीजों खबर के जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है हमारे, जो जिसमें बैंक जहाँ तक इन्वॉल्व है, ये मेरी बात थी इसमें। तो वंस अगेन आई थैंक इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर इनवाइटिंग मी। हो सकता है इसमें अब आपकी जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेरीज आप कह रहे थे मान लो कुछ हो, तो आई एम अवेलेबल। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लगता है कि बहुत वास्ट एरिया को टच किया और बहुत सारी क्वेरीज तो आपके एड्रेस से ही सॉल्व हो गई है। कुछ क्वेरीज हैं सर, जैसे एक काफी लोगों का ये हमें इनपुट मिला था कि जो ये 20% एडिशनल लिमिट्स मिली हैं, तो वेदर देयर इज सम एप्लीकेशन क्राइटेरिया या ये जिनके एग्जिस्टिंग लोन है उन्हें ऑटोमेटिक मिलेगी? एक इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस सर। इसमें कस्टमर्स का कंसेंट तो चाहिए, दे आर एलिजिबल। जो 29 फरवरी को, जैसे मैंने स्कीम के बारे में सबको पता ही है जी सर, तो जो भी क्लाइंट्स इसमें है वो एलिजिबल है। इसमें क्वेरीज कई बार स्टेप्स, मतलब अगर आप ही मान लो क्लाइंट है, तो आपका कंसेंट तो चाहिए कि मुझे लोन चाहिए, क्योंकि आपको लोन डॉक्यूमेंट भी साइन करना है। जी सर। तो बैंक की फॉर्मेलिटी इसमें बहुत कम है। जैसे आपको जैसे एग्जांपल के बताएं, जैसे अभी मार्च में सबको पता है कि इसमें 100 करोड़ तक का टर्नओवर का क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल जी, तो अभी हमको बैलेंस शीट ऑडिटेड मिलेगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी बंद थे, या प्रोविजनल भी नहीं मिल पाता। तो कस्टमर्स का जो अंडरटेकिंग भी है एक्सेप्ट कर रही बैंक कि मेरा टर्नओवर 95 करोड़ था मान लो, अगर एक अंडरटेकिंग के रूप में कस्टमर दे रहा है मान लो, तो बैंक्स आर एक्सेप्टिंग दैट। तो स्कीम तो प्री अप्रूव्ड, यू कैन से दैट इट इज प्री अप्रूव्ड सैंक्शन है एक प्रकार से। लेकिन उसको जो बैंक को जो मिनिमम अपना अप्रेजल के लिए 2-4 पेज जो अप्रेजल करके सैंक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए मिनिमम इन्फॉर्मेशन कस्टमर से है, और डॉक्यूमेंट तो साइन करना ही पड़ेगा कस्टमर को। तो उनके कंसेंट के बिना तो खाते में, लोन खाते में तो पैसा नहीं जाएगा जब तक वो कंसेंट नहीं देंगे। जी सर। तो मुझे लगता है सर ये बिल्कुल आपने क्लैरिफाई किया। जिसको भी लगता है हमें इस स्कीम में 20% की जो ये फैसिलिटी है वो अवेल करनी है, तो उन्हें अपने नियरेस्ट ब्रांच से कांटेक्ट करना चाहिए, एक मेल के थ्रू राइटिंग में रिक्वेस्ट देना चाहिए, और एक रिक्वेस्ट लेटर में रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि हमें पैसे की जरूरत है और ये हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। तो चूंकि सभी की एलिजिबिलिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप बैंक से इंटरेक्शन नहीं करेंगे या पैसे की डिमांड नहीं करेंगे थ्रू ए प्रॉपर एप्लीकेशन रूट, तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना सर? इसका एप्लीकेशन भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से समझ लीजिए कंसेंट है वो,
जी और आपका जो जहाँ अकाउंट है, इवन दो बैंकों ने जो क्लाइंट्स हैं, जी जहाँ तक मैं दूसरे बैंक को भी जान रहा हूँ, सभी ने SMS मेल उनको भेजा है जी और सेंट्रली गया। हमारे यहाँ भी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से जो भी एलिजिबल क्लाइंट्स उनको, जिनका नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड था, फोन नंबर, जिनका ईमेल एड्रेस था, जी। उनको एक ईमेल और उनको एक SMS चला गया है। ओके सर, बिल्कुल। ये केवल MSME का नहीं रहा इसमें, बल्कि आप जानते हैं इसमें एग्रीकल्चर के लिए भी आया हुआ स्कीम ये, जी सर, वो अलग बिल्कुल। है। उसमें उसमें ये उसमें जैसे 20 पैरामीटर्स, गारंटीड है, वो गारंटीड नहीं है, वो बैंक का अपना स्कीम है। बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए भी आया हुआ है, रिटेल बोरोवर्स के लिए भी आया हुआ है, सभी के लिए आया हुआ, मतलब। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो भी इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है, तो जैसा सर ने बोला है कि एक बहुत सिंपल से आपको एप्लीकेशन बैंक को शेयर करना है और आप अपनी ब्रांच के में टच रहे हैं। और मुझे लगता है सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बीच में एड्रेस करी थी कि टेक्नोलॉजी और टेक सेवी आपको होना बहुत जरूरी है। तो वो भी यहाँ पर मुझे लगता है वेरीफाई होती है कि जिन लोगों के ईमेल आईडीज और मोबाइल नंबर्स बैंक के डेटाबेस में है, तो बैंक उन्हें ऑलरेडी खुद से कांटेक्ट कर रहा है। तो ये भी अपनी आप में अच्छी बात है कि हम अपने सारे डिजिटल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बैंक को शेयर करें और उन्हें रेगुलरली चेक भी करें। सर एक क्वेश्चन हमारे पास एक पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन से आया है। बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है कि SMA 2 वाले जो अकाउंट्स हैं या जो NPA अकाउंट्स थे 29 फरवरी को, उनको ये स्कीम एप्लीकेबल क्यों नहीं हुई या उनको ये स्कीम कैसे मिल सकती, क्योंकि वो तो उस समय प्रॉब्लम में थे और लॉकडाउन के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए। तो अगर इस पे आप, मुझे पता है ये गाइडलाइन चूंकि रिजर्व बैंक ने जारी करी है केंद्र सरकार के कंसल्टेशन से, तो फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसे अकाउंट्स जो 29 फरवरी को NPA या SMA 2 कैटेगरी में थे, उनके लिए क्या ये स्कीम मिल सकती है या उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, अभी तो देखिए जो गाइडलाइन आई है वो SMA 0 और 1 के लिए जी एप्लीकेबल है। जी SMA 2 को तो फिलहाल ये स्कीम तो नहीं है समझ लीजिए के लिए। लेकिन एक स्कीम बैंक का अपना इंटरनल और था, जिसमें जी बैंक ने, जैसे मैं अपनी बैंक की बात करूं, ऑलमोस्ट सभी बैंकों का था ये स्कीम। तो जी 10% जो उनका फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट का 10% हम लोगों ने एक स्कीम और के रूप में दिया हुआ है उनको। इस जी स्कीम के आने के पहले हमारी स्कीम आ गई थी। तो फॉर एग्जाम्पल उसमें भी SMA 0 और 1 एलिजिबल थे। जी। उस केस में एज ऑन डेट होना चाहिए था, एज ऑन 29 फरवरी नहीं था उस समय। तो ओके उस समय उसके लिए एक चीज था कि मान लो कोई अकाउंट अगर SMA 2 में लग रहा है टेम्पररी, तो उसको हमने एक इंस्टॉलमेंट लेके एक रास्ता निकाला था कि आप SMA 1 में ले आओ और उसके बाद आप 10% के लिए कम से कम आपका जो टेम्पररी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगा। दैट वाज द ठीक वन बात है। अनदर वे। सेकंड, जैसे आपने कहा NPA अकाउंट्स के लिए भी था मान लो। जी अब जो अकाउंट ऑलरेडी NPA है मान लो, तो बैंक को उसको दूसरे तरीके से असेस करना पड़ेगा कि क्या वो वापस सर्वाइवल के रूप लिए है कि नहीं पॉसिबल। क्योंकि आप NPA अकाउंट में जब फंडिंग या रिस्ट्रक्चरिंग कुछ भी होता है मान लो, तो जो NPA तभी हुआ ना जब वो यूनिट को नहीं चला पाया नॉर्मल कोर्स में, वट एवर रीजन, चाहे वो जी एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, जो भी था, वो एक बार NPA हो गया तो उसको असेसमेंट तो दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। इसमें क्योंकि असेसमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि 29 फरवरी को उसकी यूनिट रनिंग है मान लो, तो उसको ये 20% का बेनिफिट देना ताकि अगला 1 साल के लिए उसको एक हैंड होल्डिंग हो जाएगा। इवन दो इसमें ये भी किया हुआ है कि लॉकडाउन के दिन 29 फरवरी को हो सकता है यूनिट बंद भी रहा हो लॉकडाउन की वजह से, या बाद में बंद भी हो गया होगा, तो भी आप अगर बाकी यूनिट चल रहा था तो उसको भी अंडरटेकिंग लेके हम ले रहे हैं इसमें मान लो। ओके ओके। रही बात आप NPA की जो बात किया मान लो, तो उसमें एक और स्कीम अभी चल रही है MSME की, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग वाली। वो RBI की स्कीम है वो भी। उसमें 1 जनवरी 2020 को जो भी अकाउंट SMA में था, चाहे वो SMA 0, 1, 2 अदर देन NPA, उनको वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट दे रही है RBI। और उसमें वो अकाउंट का उनका एसेट क्लासिफिकेशन डिग्रेड नहीं होगा। हम नॉर्मल जब रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं उसमें एसेट क्लासिफिकेशन NPA हो जाता है फर्दर 12 मंथ्स के लिए, लेकिन उस स्कीम के अंतर्गत करेंगे तो उसमें NPA नहीं क्लासीफाई होगा। तो ये ओके भी एक स्कीम है जो बहुत सारे MSME प्लेयर्स नहीं जानते हैं। कई बार हमने जी इसको भी काफी, बैंकों ने काफी इसको वो किया है, RBI ने भी इसको काफी ऐड किया है। तो ये भी मेरा सजेशन है, जो एंटरप्रेन्योर्स लेना चाहें तो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर सीधे शब्दों में सर जैसे हम देखें तो 1 जनवरी 2020 को जो अकाउंट्स अपनी किस्त किन्हीं कारणों से नहीं चुका पाए और वो अप टू 90 डेज तक ड्यू रहा, NPA नहीं बने, NPA के पहले ही रहे, और अब उन्हें लगता है कि उनका बिजनेस वाइबल है, या अगर उन्हें बैंक का कुछ सपोर्ट मिले, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग हो, कुछ इंस्टॉलमेंट रीस्ट्रक्चर हो जाए, तो वो फिर से बिजनेस चालू कर सकते हैं, तो वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
उसमें भी आरबीआई की कंडीशन है कि वो अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए ऑन डेट। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर और रही एक बात, आप एनपीए अकाउंट की भी बात कर रहे हैं, मान लो अगर एनपीए अकाउंट बिजनेस चल रहा है, रनिंग है, मान लो उसको लग रहा है कि मेरा रीपेमेंट कुछ आगे बढ़ जाए, मान लो कुछ है, तो उसका रिस्ट्रक्चरिंग तो नॉर्मल कर ही सकता है बैंक, उसका क्लासिफिकेशन एनपीए एनपीए ही रहेगा फर्दर जी 12 मंथ के लिए। जी और फर्दर 12 मंथ तक रीपेमेंट अगर रेगुलर है, सब चीज नॉर्म्स के हिसाब से है, तब वो अकाउंट अपग्रेड होगा फिर। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि कोविड-19 रिलीफ स्कीम तो है ही, लेकिन साइड बाय साइड ऑलरेडी ऐसे एमएसएमई यूनिट्स जो एनपीए नहीं हुए, एसएमए 1, एसएमए 0, एसएमए 2 इस किसी कैटेगरी में 1 जनवरी 2020 को थे, तो वो फिर से रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो सर ने स्कीम शेयर करी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अपनी स्कीम थी 10% जो आपकी लिमिट है उसका 10% देने का, और वो 29 फरवरी का आधार नहीं था, जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उस दिन का आधार है। तो मान लीजिए जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं और उस दिन तक आपको लगता है कि ये 10% की हमें एडिशनल स्कीम मिले और हम वाइबली बिजनेस कर सकते हैं, तो भी बैंक ऑफ बड़ौदा को अप्रोच किया जा सकता है। सर उसमें एक फंड बेस वर्किंग कैपिटल लिमिट का 10% है, मतलब उसमें आउटस्टैंडिंग का नहीं है वर्किंग कैपिटल, लेकिन उसमें फंड बेस वर्किंग कैपिटल का था। जी बिल्कुल ठीक है उसमें सर। भी एक काफी क्लाइंट्स ने हमारा बेनिफिट लिया उसमें। जी, तो एक क्वेरी इसी संबंधित एक यूजर ने हमें भेजी है कि ऐसे यूनिट्स सर जिनके पास में वर्किंग कैपिटल नहीं है लेकिन टर्म लोन्स हैं, तो जो 20% वाला स्कीम अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों में वो एलिजिबल रहेंगे? सॉरी, फिर से एक बार मुझे रिपीट जी करें। सर, जी सर। फॉर एग्जांपल सर कि टर्म लोन वाले जो यूनिट्स हैं जिनके पास में वर्किंग कैपिटल लोन नहीं है और सिर्फ टर्म लोन पे ही वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो यूनिट्स भी 20% एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए एलिजिबल रहेंगे? यस यस यस, इसमें 20, ये 20% वाली स्कीम में ऑल फंड बेस्ड फैसिलिटी एज ऑन 29 फरवरी, जी अगर 25 करोड़ से आउटस्टैंडिंग उनका कम है, टू जी 25 करोड़ तक आउटस्टैंडिंग है, दे आर एलिजिबल। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेरी भी आपने आंसर की है सर। एक सवाल सर जो रिटेल यूजर्स है उनकी तरफ से आ रहा है कि हाँ, ऐसे रिटेल यूजर्स जिनके पास में बैंक से होम लोन है या पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, तो उनको ये बेनिफिट तो मिला है कि वो अपनी ईएमआई डेफर कर सकें, पर ये 20% एक्स्ट्रा लिमिट उन्हें मिल सकती है, और अगर नहीं मिल रही है तो उनके लिए क्या फैसिलिटी मिल इसमें सकती इसमें जो आरबीआई ने जो लाया है स्कीम 20% वाला जो गारंटीड स्कीम है, है? इट जी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। जी सर। ठीक है, इंडिविजुअल में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन लिए हैं और जो मुद्रा पोर्टल में जो रजिस्टर्ड है, जी वो भले इंडिविजुअल नाम से हो सकता है, केवल वही एलिजिबल है इस स्कीम में। फर्स्ट थिंग, ओके। ओके। सो रही बात होम लोन, कार लोन, ये सारे बायर्स तो इंडिविजुअल है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलरली। जी सर। फॉर दोज कस्टमर्स आल्सो, आई थिंक दैट ईच एंड एवरी बैंक हैज कम विद अनदर स्कीम। जी फॉर एग्जांपल, आई कैन से अबाउट माय स्कीम, बैंक ऑफ बड़ौदा स्कीम ओनली। जी तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लाया था कि जो भी हाउसिंग लोन कस्टमर्स हैं उनका और 10% अमाउंट, जी ठीक है, और कार लोन का 20%, प्रोवाइडेड टोटल जो उनका लिमिट है वो रीपेमेंट कैपेसिटी में आना चाहिए, मतलब ओवरऑल, तो तुरंत उतने अमाउंट का हम उनको पर्सनल लोन सैंक्शन कर देंगे। ओके। सो इनडायरेक्टली दिस इज द सेम थिंग, बट वो टाइम। अमाउंट कम है। जी सो हमारे काफी बहुत सारे कस्टमर्स ने, रिटेल कस्टमर जो होम लोन और कार लोन वाले हैं, उन्होंने स्कीम अवेल किया है, मतलब पर्सनल लोन के लिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। और तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, मतलब जो नॉर्मल पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रखा था बैंक। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेरी सर काफी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि हालांकि आपने वो क्लैरिफाई किया कि जो मुद्रा लोन के एप्लीकेंट्स हैं, तो क्या उन्हें भी ये 20% एक्स्ट्रा मिलेगा? यदि यदि मुद्रा लोन का वो मुद्रा पोर्टल है जी गवर्नमेंट का, उसमें यदि वो रजिस्टर्ड है तो मिलेगा उसको। ठीक बात है। तो तो नॉर्मली जिसने मुद्रा लोन पे लिया है सभी का रजिस्टर्ड है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल ठीक है। एक हमारे पंकज कुमार जी हैं सर, उन्होंने एक सवाल पूछा है। उनका ये कहना है कि मेरी इलिजिबिलिटी है, लेकिन फिर भी किन्हीं रीजनों से मुझे अगर बैंक की ब्रांच से कोऑपरेशन नहीं मिलता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है या कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस दशा में किनसे संपर्क किया जा सकता है? सबसे पहले तो ब्रांच हेड से जरूर मिले। जी
अगर मान लो ब्रांच नॉर्मली अभी इसी स्कीम के लिए तो इतना ज़्यादा फॉलोअप है सभी जगह से, तो मैं नहीं समझता कि कोई मना करेगा। फिर भी अगर ऐसा मान लो है ब्रांच हेड मना करते हैं मान लो, जी तो सभी बैंकों का रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस होता है, आप उनके रीजनल ऑफिस में जरूर अप्रोच कर सकते हैं। जी ठीक बात सर। जिन लोगों को समस्या है, तो जैसा सर ने मार्गदर्शन दिया कि आप ब्रांच मैनेजर साहब से इंटरेक्शन करें, और अगर वहां पर आपकी शंका का समाधान नहीं होता है, आपको कुछ ऐसा कॉपरेशन का कि इस समय बहुत सारे एमएसएमई साहू सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, yes, I am listening. जी सर। सर बहुत सारे एमएसएमईज ऐसे हैं जिन्हें अभी ये वक्त मिला है, तो वो चाहते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट में इस समय को लगाएं। तो एमएसएमई डीआई की तरफ से उन्हें क्या सपोर्ट मिल सकता है, अगर वो अपने वर्कर्स के लिए, अपने प्लांट के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स अपग्रेडेशन के ऊपर अगर काम करना चाहें तो? देखिए ऐसा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी हमारे यहाँ से प्रपोजल ऑल ओवर एमपी से मांगे थे हमने जी कि जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है, एंड कौन कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मीडिया के थ्रू इस तरह जी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो लिस्ट हमने हेडक्वार्टर शेयर की हुई है। मोर देन 50 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्दर जब तक हमको हेडक्वार्टर से अप्रूवल नहीं मिलेगा, एंड वी कैन नॉट गो अहेड फॉर दैट स्किल डेवलपमेंट। ओके एक बार हेडक्वार्टर से परमिशन मिल जाएगा, डेफिनेटली वी विल गो अहेड द स्किल डेवलपमेंट। और यदि वर्कर्स की बात है, तो हमारा IUTR संस्था है, जी वहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म डिजिटली तरीके से कर रहे हैं। सपोज CNC ऑपरेशन है, जी मिलिंग CNC है, या वट एवर इट मे बी, किसी तरह की दिक्कत जाती है आपको, तो फर्दर इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर में हमारा सिस्टर कंसर्न है, जी आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है तो हमारे गोयल जी, यस गौरव गोयल जी, अनुज्ञा मैडम, किसी से भी ले सकते हैं। और वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को अभी फर्दर लॉन्च कर रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द स्किल डेवलपमेंट, जो MSME के लिए बेनिफिशियल रहेगी, जी तो वहाँ से भी अवेल कर सकते हैं। ओके आपने एक बार पूछा था जो न्यू कोविड-19 के लिए इनोवेशन या आइडिया है किसी के पास, जी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि 1500 करोड़ का ऑलरेडी फंड सिडबी को दिया हुआ है, दैट इज डेडिकेटेड फॉर द कोविड-19 आइटम, मेडिकल आइटम, एंसिलरी यूनिट, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, वट एवर इट मे बी, वेंटिलेटर हो, जो भी आप करना चाहते हैं, स्पेशल डेडिकेटेड एंड डिजाइन अमाउंट दिया गया है। और बैंकर्स भी जानते हैं कि हमारे यहाँ MSME में, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, कोई भी नीरव मोदी या विजय माल्या नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द 99% MSME में पेमेंट करती है। इट मे भी पॉसिबल कि 1% हो सकता है टाइम से ना हो, SMA 2-3 में चली जाए, लेकिन वो पैसा खा के भागते नहीं है। तो बैंकर्स भी जानते हैं, और दे आर गिविंग द फुल फैसिलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ MSME। जी उनके भी एक फाउंडेशन है कि RBI की जो गाइडलाइन है, जो रूल्स रेगुलेशन है, डेफिनेटली दे मस्ट हैव फॉलो, उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही लोन मिलेगा। जी ठीक है बताइए। सर, बिल्कुल। एक PSB लोन साहब ने जो बताया, जी PSB 59 मिनट्स लोन, नो डाउट ये बहुत अच्छा वेब पोर्टल है, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको मिल जाता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद विद इन 59 मिनट्स। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर लेके यू कैन गो टू द बैंक along with the original documents for your loan requirement या financial assistance। ये बहुत अच्छी स्कीम है, और previously I was work in Delhi, और so many units avail the same PSB 59 minutes loan scheme। जी तो डियर एंटरप्रेन्योर्स, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, आपको ज़्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। वाट एवर में, जैसा कि हमारे AGM साहब ने भी बताया, बहुत सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है,
आप प्रोसेस करिए एंड यू कैन अवेल द फैसिलिटीज ऑफ एमएसएमई। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पारक सर, एक सवाल हमें मिला है। यूजर का कहना है कि मेरा लोन अभी जो चल रहा है वो एनबीएफसी से चल रहा है, किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी से, तो क्या मैं 20% एक्स्ट्रा अमाउंट किसी बैंक से जाके ले सकता हूँ? नहीं, जो भी लोन रहेगा एटलीस्ट एक अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए तो हमारे साथ कोई है और कोई कस्टमर किसी एक बैंक से जुड़ा हुआ है और वो एनबीएफसी में भी अवेल करता है, तो उस अमाउंट को एलिजिबिलिटी निकालते समय ऐड कर सकती है बैंक, लेकिन डायरेक्टली नया बैंक आपको एंटरटेन शायद नहीं करेगा उसमें। बिल्कुल, तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि किसी का एनबीएफसी से 1 करोड़ का लोन चल रहा है और बैंक से भी 1 करोड़ का लोन चल रहा है, टोटल उसके 2 करोड़ के लोन है, उसकी एलिजिबिलिटी होगी 2 करोड़ का 20% यानी 40 लाख रुपए। यस, वो 40 लाख रुपए वो एनबीएफसी से भी ले सकता है या बैंक से भी ले सकता है? यस, उस केस की बात है। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने क्लैरिफाई करी, तो मुझे लगता है उनके शंका का समाधान हुआ। साहू सर, एक सवाल आपके लिए यहाँ पर है। यूजर का कहना है कि उनका मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कोई लोन चल रहा है और मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन से उन्हें अभी तक 20% एक्स्ट्रा मिलने या ना मिलने के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो सर, ऐसी कोई जानकारी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल से आप लोगों के पास होगी कि स्टेट एसएफआईज जो हैं वो भी ये स्कीम में 20% एक्स्ट्रा प्रदान करेंगे, नहीं करेंगे? गौरव भैया, साहू सर को अनम्यूट करना। सर आप अनम्यूट कीजिएगा जी। यस, ओके। ऐसा है, एमपीएफसी मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से ऐसा हमको अभी कोई मैसेज आया नहीं है, और इसके लिए आप हमारा champion.gov.in में जी जो भी आपका ग्रीवेंसेस लगता है, चाहे वो एमपीएफसी से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे सीपीएससी से हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइज यूनिट से हो, आप उसमें हाईलाइट करिए। वी विल कॉरस्पॉन्डेंस विद द एमपीएफसी टॉप ब्यूरोक्रेट, और व्हाट एवर द एक्चुअल पोजीशन वो आपको हम बता देंगे। ओके। 2 लाइन का एक लेटर लिख दीजिए बस, champion.gov.in में। जी ठीक है। तो जिन्हें भी जो एसएफआईज हैं, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जी बताइए। जैसा आपने कहा सर, एसएफआई से जुड़ी हुई या अन्य गवर्नमेंट एंटिटी से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो डेफिनेटली मेल के ऊपर रेज कर सकते हैं और उनको वहां से समाधान डेफिनेटली मिलेगा। शैलेश सर, एक यूजर का सवाल है कि जब हम बैंक से इस बारे में बात कर रहे हैं कि 20% हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें ये जवाब मिला कि आपके खाते में फरवरी 29 को ओवर ड्यू था, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो सर मुझे लगता है ओवर ड्यू तो 1 दिन का भी हो सकता है और 90 दिन का भी हो सकता है। तो अगर आप ये क्लैरिफाई कर पाए कि SMA 012 का एक आम आदमी क्या मतलब निकाले कि कितना उसका ओवर ड्यू है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। इसमें यह है कि SMA 0 मतलब SMA 1, 2, 3 मेन है। SMA 1 मतलब अप टू 30 डेज अगर आपका ओवर ड्यू है। SMA 2 अप टू 60 डेज, 60 to 90 डेज SMA, सॉरी SMA 1 अप टू 60 डेज, 60 से 90 डेज SMA 2 हो गया जी, और अप टू 30 डेज आपका SMA 0 आया। ठीक है, तो अप टू 60 डेज तक अगर आपका ओवर ड्यू है तो इट विल बी अंडर SMA 1। ओके, तो वो एलिजिबल है। अच्छा, तो सर जिन लोगों की किस्त 0 से 60 दिन के बीच में ड्यू है, मतलब उन्होंने पिछले 60 दिनों में किस्त नहीं चुकाई है एज ऑन 29 फरवरी, हाँ, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। लेकिन 60 से ज्यादा दिन अगर उनके ओवर ड्यू रहा, मतलब अगर वो SMA 2 कैटेगरी में आ गए हैं, तो भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो जो भी यूजर्स हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो एक बार ये जरूर वेरीफाई कर लें कि अगर उनकी 29 फरवरी को इंस्टॉलमेंट्स ड्यू थी तो वो कितने दिन तक ओवर ड्यू थी 29 फरवरी को। अगर 60 दिन से कम वो ओवर ड्यू रही है तो आप डेफिनेटली उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप बैंक से इसके लिए संपर्क करें। हाँ, अगर 60 दिन से ज्यादा आप ऐसा मान के चलें तो 60 दिन से ज्यादा में सरकार की जो स्कीम है उसके अंतर्गत आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो नेचुरली बैंक भी आपकी मदद चाहते हुए भी कर पाने में अक्षम रहेंगे। सर एक सवाल साहू सर,
आपने हालांकि उसको आंसर किया, पर अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और गवर्नमेंट सप्लाईज में जिनका पैसा सर अटका हुआ है, और अगर ऐसे एमएसएमई यूनिट्स हैं तो उन्हें एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि ये गवर्नमेंट के सामने अपना केस रख सके और पैसा जल्दी से प्राप्त कर सके? डेफिनेटली देयर इज ए गुड प्रोविजन। यदि आप किसी भी एसएमई यूनिट का, एमएसएमई यूनिट का पैसा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में है, या किसी प्राइवेट अदर इंडस्ट्री में है, कहीं भी मोर देन 45 दिन से पेमेंट नहीं मिला है आफ्टर सप्लाइंग ऑफ आइटम या प्रोडक्ट, 45 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो यू कैन गो इन द समाधान पोर्टल। हमारी वेबसाइट पे एक समाधान पोर्टल है, उस पर आपको उद्योग आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, सप्लाई ऑर्डर की कॉपी और इनवाइस जो आपने सप्लाई किया है किस डेट में, ओके, मोर देन 45 डेज से कितना अमाउंट है, उसकी कॉपी अपलोड करना पड़ेगी। फर्दर वी कैन टेक द एक्शन। एमएसईएफसी मध्य प्रदेश एमएसईएफसी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन सेंटर, पहले हमारे यहाँ जो मैन्युअली होता था, नाउ डेज प्रिंसिपल सेक्रेटरी द चेयरमैन ऑफ दिस समाधान पोर्टल, और ये केस वहाँ जाता है तो पीएसयू एंड जो भी आपको दोनों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है, क्योरी की जाती है कि क्यों नहीं आप पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या इशू है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो व्हाट एवर इट मे बी, जो भी इसका एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन रहता है, वो आर्बिट्रेरी तरीके से हो, चाहे नेगोशिएशन हो या कंप्रोमाइज हो, उसको एक सॉल्यूशन दिया जाता है कि टाइम में उसका पेमेंट दे दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है सर टेक्नोलॉजी के यूज से ये तो एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है, क्योंकि एक आम जन के मन में ये हमेशा सवाल रहता है कि हमें सरकार को माल दे दिया और सरकार तो सरकार है, सरकार की सुनवाई कहाँ होगी, मतलब हम सरकार के खिलाफ थोड़ी कहीं जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में किया हो सर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में किया हो, चाहे सीपीएसयू में किया हो, या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया, प्राइवेट यूनिट को दिया है, कहीं से भी आपका पैसा हेल्ड अप है, बट मोर देन 45 डेज इज द मैंडेटरी। जी 45 दिन उन्होंने आपका पेमेंट नहीं किया आफ्टर रिसीविंग द फिनिश प्रोडक्ट, यू आर एंटाइटल्ड टू लॉज ए कंप्लेंट। इट इज जस्ट लाइक ए कंप्लेंट। तो मुझे लगता है सर एक परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और गवर्नमेंट सप्लाई करी है और किसी तरह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप वहां जाएं। एक बच चुकी है, तो मैं सर लास्ट एक सवाल लूंगा। शैलेश सर, एक सभी लोगों के मन में ये सवाल है, हमें ऑफलाइन भी ये सवाल रिसीव हुआ है कि जो मॉरेटोरियम पीरियड सभी को एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिल रहा है 3 महीने और फिर बढ़ के 6 महीने, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट कई लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये तो वेव है, ये हमें आगे नहीं देना है। तो सर एग्जैक्ट फैक्चुअल पोजीशन क्या है कि इंटरेस्ट जो 6 महीने का है, क्या वो केंद्र सरकार की किसी स्कीम के तहत वेव किया जाएगा या उसे आगे चल के देना होगा? नहीं, अभी तक जो गाइडलाइन है उसमें कहीं वेव नहीं है वो जी यदि किसी का वर्किंग कैपिटल लिमिट है, सीसीए ओडी जो भी है मान लो, जी तो उसका जो 6 महीने तक का इंटरेस्ट है, अगस्त 2020 तक का जो इंटरेस्ट लगेगा उसको सितंबर में पेमेंट करना होगा जी एक साथ। यदि वो चाहता है उसको कि मेरे को उस इतने इंटरेस्ट को बर्डन एक साथ नहीं लेना है, तो वो एफआईटीएल में कन्वर्ट कर सकता है उसको। जी उसका रीपेमेंट उसको 31 मार्च 2021 तक 2021 तक करना पड़ेगा, मतलब 7 इंस्टॉलमेंट में, सितंबर से लेके मार्च तक। रही बात टर्म लोन का, मान लो तो टर्म लोन का तो जैसे 6 महीने का जो भी है आपका जो इंटरेस्ट और ये है, तो 6 महीने आपका ऑटोमेटिकली रीपेमेंट पीरियड आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास मतलब आपको पता होगा शायद, इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हुए हैं। जी सर जी बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इससे जुड़ी एक क्वेरी है सर, मुझे लगता है वो वी शुड टेक अप। कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी वर्किंग में हैं, कोई इंडस्ट्री डाल रही है या कोई अपना कोई यूनिट डाल रहा है, उनका पार्शियल डिसबर्समेंट हो चुका है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 1 करोड़ का लोन लिया था नए प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस है और 50% डिसबर्समेंट हो चुका है, यानी कि 50 लाख रुपया वो बैंक से ले चुके हैं, उनकी यूनिट अभी चालू नहीं हुई है, अलग अलग स्टेजेस पर है। तो क्या उन्हें भी ये 20% का एलिजिबिलिटी है सर, वो भी ले सकते हैं? इसमें अभी उस स्कीम के हिसाब से इस पॉइंट में कोई क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है फिलहाल,
जी I cannot reply immediately for that to you. जी सर जी। मैं इसको आपको देख के बाद में अगर बता दूंगा तो फिर आप कस्टमर्स को जो है मैं सर्कुलेट कर दूंगा जिनसे मुझे सवाल आया है सर, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि मेरी यूनिट अभी 50% कंप्लीशन पे है, तो मुझे हो सकता है इसकी एलिजिबिलिटी हो, तो क्या मैं अवेल कर सकता हूं? तो बिल्कुल वी विल वेट फॉर रिस्पांस। और आई थिंक सर विद दिस क्वेश्चन मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को और दोनों मुख्य वक्ताओं को, दीपचंद साहू साहब को, शैलेश पारक साहब को, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडेशन की तरफ से, और हमारी सभी सहयोगी संस्थाएं, प्लास्टपैक फोरम, उसके बाद में डिक्की, एमपी वेस्टर्न रीजन इंडियन काउंसिल और लघु उद्योग भारती, जिनका हमें सदैव से सहयोग मिलता रहा है, और साथ ही पूरे मध्य प्रदेश और भारत के अन्य क्षेत्रों से भी जो लोग जुड़े हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि अगले 1 महीने में विभिन्न क्रिटिकल जो इश्यूज हैं, जैसे कोलेटरल फ्री लोन्स कैसे लें, नए प्रोजेक्ट्स कैसे लगाएं, वहां से चालू करके रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, स्किल डेवलपमेंट, कोविड में इंश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी होनी चाहिए, आपके पास क्या इंश्योरेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करते हुए एमएसएमईज की स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमईज को सही सूचना मिले, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो छोटे से छोटा गृह लघु कुटीर उद्योग है, वहां तक हमारी ये जानकारी पहुंचे, तो हम विभिन्न अलग अलग श्रेणी के आयोजन करेंगे। तो आप सब हमारे से जुड़े रहें। पुनः एक बार मैं शैलेश पारक सर का, दीपचंद साहू सर का, एमएसएमई डीआई की पूरी टीम का और बैंक ऑफ बड़ौदा की पूरी टीम का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही सभी यूजर्स जो हमारे से जुड़े, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लॉकडाउन के इस समय को कुछ पॉजिटिविटी के साथ, कुछ नया सीखने के साथ इन्वेस्ट किया है। और मैं आईजीएफ की भी पूरी टीम, जो मेरे सभी साथी हैं, उनको अपनी ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। उन्होंने हमें हर तरीके का सहयोग किया है। तो सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए कि लॉकडाउन के समय का हम अधिक से अधिक अच्छा उपयोग करें, और जैसा हमारे साहू सर ने बताया कि हम इस आपदा विपदा के समय में भी इनोवेटिव माइंड से कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अवसर ढूंढें, ऐसा हमारा प्रयास रहे। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी यूजर्स का पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू शैलेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू शैलेश सर। सॉरी मैं लेट हो गया था टेक्निकल रीजन से। नहीं सर, साहू सर ने तब तक पूरी कमान संभाली थी। सर का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो सारे यूजर्स एकदम हुक्ड ऑन थे। सर ने बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और मुझे लगता है सर सबसे अच्छी बात आज के सेशन की रही कि टेक्निकल और इनोवेशन, ये दो चीजें दोनों वक्ताओं ने फोकस करी। तो सारी एमएसएमईज को ये टेक अवे लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में आए, और क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज देखने का जो एक इंडियन तरीका है, जो इंडियन माइंडसेट है, उसे हम हमेशा जीवित रखें और आगे ले जाएं। इसी के साथ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फाउंडेशन आल्सो, इनोवेशन आल्सो सर, यस। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर।